मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। लैंडस्केप जो है वो कॉन्टिन्यूसली, हमने ये देखा था दिवजोत आशिमा, वो वेयर डाउन होता रहता है। इट इज़ वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, है ना, या तो वेदरिंग होती रहती है उसकी या इरोजन होता रहता है। अब इसके बीच में फ़र्क आता है एग्ज़ाम्स लाइक MPPSC और UPPCS, इनमें फ़र्क आता है। इसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना उनको बहुत पसंद है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन क्या होता है समझते हैं। वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स का जो कि अर्थ के सरफेस पे होती हैं चट्टानें, उनका ब्रेकअप होना, इट इज़ कॉल्ड एज वेदरिंग। तो भाई इरोजन क्या होता है? इरोजन ये होता है जब लैंडस्केप धीरे धीरे करके एक तरीके से उसका लेवल डाउन होता रहता है बाय डिफरेंट एजेंट्स। यहाँ पर एजेंट्स वर्क करते हैं लाइक वाटर, विंड, आइस, जो कि इस चैप्टर में हम लोग शुरू से पहले पेज से पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, इरोजनल एजेंट्स और डिपोजिशनल एजेंट्स। आपको पता है ना आशिमा जो इरोजन और डिपोजिशन की जो वाटर, विंड, आइस एजेंट्स गिवन है, ये डिपोजिशनल एजेंट्स भी होते हैं, है ना। वेदरिंग होता है रॉक्स का ब्रेकअप होना। सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आप कहोगे यार क्लियर नहीं हुआ ज़्यादा। ये एक चट्टान है, अभी क्लियर हो जाएगा। ये एक चट्टान है, इसके अंदर क्या हुआ, एक क्रैक आ गया और ये दो हिस्सों में बंटकर कुछ इस प्रकार की बन गई। कैसे? एक ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। कोई दिक्कत बताओ मुझे ज़रा इसमें, कोई भी दिक्कत? इरोजन क्या होता है, ये एक चट्टान थी, यहां पर हुआ क्या, हवा चली, इसके आसपास पानी आया, या फिर बारिश भी हो सकती है पानी, या फिर अगर ये पहाड़ी जगह पर वो है लोकेटेड, तो यहां पर कुछ कुछ बर्फ वगैरह पड़ी। धीरे धीरे करके हवा और पानी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था, वो क्या करेगा, इसको हल्का हल्का इसकी लेयर को कमज़ोर करेगा, लाइक दिस। पानी यहाँ से पड़ रहा है तो लाइक दिस, नीचे से भी आ रहा है पानी तो लाइक दिस। कुछ सालों बाद ये रॉक ऐसी दिखेगी, इतनी बड़ी थी इतनी छोटी बन जाएगी, या हो सकता है और ज़्यादा इसका इरोजन होते होते छोटे छोटे कंकड़ों पत्थरों में इरोड हो जाएगी। डिफरेंस समझ गए? ये धीरे 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 करके छोटी होती चली जाएगी, लेकिन वेदरिंग के अंदर देयर इज अ क्रिस्टल क्लियर ब्रेकडाउन। 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में अलग, ये धीरे धीरे करके इसका शेप साइज छोटा होता जाता है बिकॉज ऑफ इरोजन। हवा बार बार मिट्टी उड़ाकर लेकर जा रही है। ये फिर कुछ सालों में नंबर 1 ये ऐसी दिखती थी, फिर कुछ सालों बाद 100 साल बाद ऐसा, उसके 200 साल बाद ऐसा, उसके और 50 साल बाद ऐसा, और फाइनली और 100 साल बाद ऐसा। ये यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज इरोजन। और इरोजन के लिए एजेंट्स होते हैं पानी, हवा या बर्फ। डिपोजिशनल के भी यही एजेंट्स होते हैं। डिपोजिशन मतलब क्या, ये जो इरोडेड मटेरियल होगा, जैसे मान लो ये जो फिफ्थ मैंने बनाया है, पत्थर कंकड़ वगैरह हैं, ये इधर से इधर इकट्ठे हो गए, यहाँ से होके हवा इनको विंड, वाटर या आइस एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, करते करते लेयर 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 बनते बनते ये पता चला एक पहाड़ बन गया। ये होता है डिपोजिशन। प्लेस ए से बी पर जाकर डिपॉजिट हो गया। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे इरोजन और वेदरिंग और इरोजन की। बताओ मुझे ज़रा, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डिपोजिशन क्यों समझाया? अगली लाइन समझ लो,
अगली लाइन को समझाने के लिए मैंने समझाया। देखो क्या अगली लाइन, इरोडेड मटेरियल, जो कि जैसे ये देख रहे हो 5th पॉइंट पे ये जो था ये वाला इरोडेड मटेरियल, ये वाला इरोडेड मटेरियल कैरी अवे होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, अगेन एजेंट्स वही होते हैं, पानी, हवा या आइस, एंड इवेंचुअली एक जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे यहाँ से निकला था प्लेस ए से और बी पे जाकर डिपॉजिट हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं अर्थ के ऊपर। अब आप कहोगे लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट को होते हैं इससे? देखो भाई, अगर कोई ये पहाड़ है, ठीक है दिवजोत, ये पहाड़ है, नहीं हम प्रॉपर बनाते हैं इसको सही कलर से, ये एक पहाड़ है दिवजोत, ये हिल है, हिल मान लेते हैं, ये हिल है, ठीक है, ये प्रॉपर मैंने बनाया एक हिल। ध्यान से देखना दिवजोत, यहां पर क्या हो रहा है, इस हिल के या पहाड़ के नीचे से एक नदी यहां से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है नदी आ रही है, बार बार इस हिल का, इस पहाड़ का इसी वाले कोने को स्ट्राइक करती चल रही है। 25 साल हो गए, 75 साल हो गए, 100 साल हो गए, 150 साल हो गए। ज्योग्राफी में मैंने बताया था ना, इवेंट्स टेक प्लेस, मतलब इतना मिनिमम टाइम तो होता ही है ना। कुछ सालों के बाद होगा क्या जो ये पानी अंदर अपनी जगह बना लेगा और इस हिल या पहाड़ के अंदर एक छेद कर देगा ऐसा, क्योंकि इसी जगह पर बार बार स्ट्राइक कर रहा था और पानी इसके अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन इसने करा क्या, हमें क्या कहानी समझ में आ रही है, इसने यहां पर एक होल क्रिएट कर दिया। अब ये हिल नहीं रहा, मतलब ये हिल अब हिल नहीं रहा, ये माउंटेन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, दिस विल बी कॉल्ड एज केव, यानी कि गुफा। ऐसे ही बनता है केव, ठीक है। मिट्टी आई, हवा से एक मिट्टी जगह बार बार डिपॉजिट होती जा रही थी, हवा ला रही थी अपने साथ मिट्टी और वो एक जगह पर डिपॉजिट होती जा रही थी। डिपॉजिट होते होते उसे लग गए 25 साल, 75 साल, 100 साल, 200 साल। 200 सालों के बाद वो जिस जगह पर डिपॉजिट होती जा रही थी मिट्टी, उसकी शेप कुछ इस प्रकार से बन गई। इट बिकेम अ हिल और अ स्मॉल माउंटेन, और ये क्या हो गया, और क्या बोलेंगे हम इसे, और प्लेटियो, और प्लेटियो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि कैसे इरोजन जो है अर्थ पे सरफेस, ये बोल रहा था ना बार बार कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स अर्थ पे क्रिएट होते हैं इरोजन डिपोजिशन की वजह से। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, हिल वाला जो एग्जांपल मैंने बताया, रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये था इरोजन। यहाँ पर देख रहे हो वाटर बार बार इरोड कर रहा था, बार बार टक्कर मार रहा था हिल को, बार 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 तोड़ ही डाला, एक जगह से होल क्रिएट कर दिया, वो बन गया केव। यहाँ पर क्या हुआ, जो दूसरा एग्जांपल हमने डिस्कस करा, यहाँ पर एक पत्थर वगैरह वो थे, वो कहीं से इरोड होकर आए होंगे, हवा लेकर आ रही थी उनको अपने साथ, क्योंकि हवा एक एजेंट होता है, और यहाँ पर आके एक पर्टिकुलर जगह पर डिपॉजिट कर दिया। ये डिपोजिशन की वजह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो दोनों एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिए कैसे इरोजन और डिपोजिशन अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताओ फिर से समझाऊं क्या? ठीक है, आगे डू यू नो में बगल में देखो, नहीं डू यू नो में बगल में बाद में देखना, पहले आप यहाँ पर वाटरफॉल की बात करो। वर्क ऑफ अ रिवर, एक जो रनिंग वाटर होता है नदी के अंदर, वो लैंडस्केप को इरोड करता है। जब कोई भी नदी का पानी, ऑब्वियस ही बात है नदी बह रही है कहीं से, नदी यहाँ से बहती चली आ रही है, एक उसका कोई ना कोई तो एंड आएगा ना जहाँ से नदी गिरेगी, कोई तो एंड आएगा ना श्रीमद दिवजोत, जहाँ से नदी गिरना स्टार्ट होगी। अगर नदी यहाँ से ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में,
कोई तो इसका पॉइंट आएगा ना, कोई भी दुनिया की नदी ऐसा थोड़ी है ना कि सीधा सीधा चलते जा रही है, कहीं से तो गिरेगी, ठीक है। तो when river tumbles at very steep angle over very hard rocks, जब यहां पर कोई चट्टाने हो, इधर कोई चट्टाने हो और पानी यहां से गिर रहा हो, ठीक है, पानी यहां से गिर रहा हो स्टीप तरीके से। स्टीप तरीके से मतलब कैसे, बिल्कुल सीधी तरीके से, ये रॉक्स मतलब बिल्कुल एक प्रकार से सीधी खड़ी हुई हैं और यहां से पानी गिर रहा है, ठीक है। और डाउन अ स्टीप वैली इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल, ये बनाता है वाटरफॉल। अब वाटरफॉल के स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, देयर इज अ हार्ड रॉक, उसके नीचे देयर आर सॉफ्ट रॉक्स जो कि टूटती हैं बाय द पावर ऑफ रिवर। मतलब पानी बार बार, आपको पता है, मैंने बताया था ना, एक बूंद भी पड़ती रहती है अगर एक चट्टान के ऊपर बड़े सारे सालों तक, वो भी उसको तोड़ने की दम रखती है। तो बस वाटरफॉल क्या होगा, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे ले लेते हैं, यहां पर देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, ये कुछ चट्टाने हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। इन लेयर्स में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, दोनों प्रकार की चट्टानें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पानी आ रहा है कहीं से, पानी कहीं से आ रहा है नदी का, और वो गिर रहा है यहाँ से। पानी गिर रहा है यहाँ से, नदी ऐसे आ रही है और पानी ऐसे आके गिर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहले बताओ, गिरा। उसके बाद क्या होगा, कुछ सालों में, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, कुछ सालों में, या रेड से कर देते हैं इसको, रुको, कुछ सालों में ये पानी जो गिर रहा है ना, इस रॉक्स को इरोड कर देगा, इन रॉक को इरोड कर देगा। होगा क्या, फिर ये वाटरफॉल कुछ ऐसे नजर आएगा दिव्यज्योत आशिमा, ये रॉक हो जाएगी इतनी, ठीक है, या फिर और पीछे भी जा सकती है, बल्कि ये लाइक दिस, कि ये रॉक ऐसी और ये ऐसी हो जाएगी कुछ ऐसा, और फिर पानी गिरेगा यहाँ पर ऐसे। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, और ये जो चट्टानें जो टूटेंगी ना, वो नीचे आके इकट्ठी हो जाती हैं वाटरफॉल के नीचे। इसका मतलब, इसको पता है क्या बोलते हैं दिव्यज्योत, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। हर वाटरफॉल कुछ साल में मर जाता है। मरता कब है, जब वो कुछ सालों के अंदर स्टेप बैक करने लग जाता है। स्टेप बैक का मतलब, और इसका मतलब समझ में आया, पहले वो चट्टान थी ऐसी, पानी ने गिरते गिरते उसको इरोड करा, फिर वो होने लगी ऐसी, फिर वो और होने लगी ऐसी, फिर वो ऊपर वाली लेयर भी जो थी वो हो गई, फिर ये सीधा हो गया, और अल्टीमेटली सारी चट्टानें टूट गई और फिर कुछ भी नहीं बचा वहां पर। तो वाटरफॉल एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। वाटरफॉल था क्या, वाटरफॉल बना किससे था, वाटरफॉल बना था इन रॉक्स से, जो कि बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी ढलान की तरह, विच वर वेरी स्टीप। बताओ मुझे जरा, ये मैंने पता आपको डिटेल में क्यों बताया, 3 लाइनों का इतना वो करके। तमिलनाडु में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगी इसकी, लेकिन वहां पर आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। फिर हम लोग रिवर की बात कर रहे थे, वर्किंग ऑफ अ रिवर, हमने वाटरफॉल देख लिया। अब आगे बात करते हैं। जैसे ही कोई भी नदी प्लेन रीजन में एंटर करती है, वो ट्विस्ट होती है, टर्न होती है,
और बड़े बड़े बेंड्स बनाती है, मतलब लहरा के, घूम के, डांस करते करते ऐसे ऐसे उसकी शेप होती है। इन ट्विस्ट, टर्न, कमर लटकाना, झटकाना, जब नदी ऐसा करती है ना आशिमा, इसको बोलते हैं हम लोग मिएंडर। ठीक है, जब ये नदी ऐसा ऐसा इधर उधर कर रही होती है तो आपको पता है इस नदी के रास्ते में दिव्यज्योत प्रॉपर नदी बनाते हैं ऐसे ब्लू कलर से। ये नदी ऐसे आई और ये ऐसे ऐसे करके चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रही है, मेंडर। लेकिन इस नदी के रास्ते में दिव्यज्योत मुझे एक बात बताओ, जब ये ऐसे ऐसे मुड़ रही है तो यहाँ पर बड़े सारी मिट्टी, पत्थर, कंकड़ होंगे जिनको ये पानी जो है टच करके उठाकर अपने साथ मिक्स करके हुए आगे जर्नी में लेकर जा रहा है, जैसे कि मैंने ब्राउन ब्राउन से बनाए। बताओ होगा ऐसा, है ना? तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन, जैसे इसने यहां से जमीन को इरोड करा, जब ये पॉइंट ए पर आई, पॉइंट बी पर इसने जो पॉइंट ए से उठाया था बी पर लाकर डिपॉजिट कर दिया। जो उसने सी की तरफ मुड़ी तो सी को इरोड कर दिया, सी से जो चीजें उठाई वो डी में डिपॉजिट कर दी। इसका मतलब नदी कोई भी अपने रास्ते में जब वो लहरा कर बलखाकर चल रही होती है इधर से उधर, मिएंडरिंग कर रही होती है, जिसको अंग्रेजी में मिएंडरिंग बोलते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली दिव्यज्योत आशिमा इरोजन कर रही होती है और डिपोजिशन कर रही होती है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई यहां पर कोई दिक्कत आई तो बता दो मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, बोलो। नहीं ना? जब ये आगे बढ़ती है दिव्यज्योत, जब ये नदी ऐसे ऐसे घूम रही थी और जब ये आगे बढ़ती है तो कभी कभार क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, जब ये लहराकर बलखाकर ऐसे बढ़ रही होती है मटक मटक कर, तो इसका एक पार्ट कभी कभार इधर से कट हो जाता है और ये कुछ इस प्रकार से शेप ले लेता है जो कि नदी के साथ कंटिन्यू नहीं रहता। फिर ये वाला पार्ट ये इधर से कट हो जाता है, समझ रहे हो? ये नदी मतलब इधर तक आनी थी लेकिन ये यहां से कट हो गई और एक पानी का टुकड़ा इधर की साइड अलग हो गया। मेन नदी फ्लोट हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये पॉइंट सी थोड़ा सा, जैसे ये नदी ना इधर आनी थी, ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे जानी थी, लेकिन ऐसे नहीं गई और ये वाला पार्ट इससे अलग हो गया, सी पार्ट अलग हो गया। जो ये सी पार्ट इससे अलग हो गया इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो दिव्यज्योत, ये अलग हो गया इस मेंडरिंग नदी से, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ठीक है? चलो आगे। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर, जब आगे आगे बढ़ रही होती नदी तो होता क्या है, जैसे ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। ये आस पास आते रहते हैं, मतलब ये पास पास आते रहते हैं। जैसे ये लूप देख रहे हो, ये पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, ऐसे करते करते कभी कभार एक हिस्सा इसमें से, इतना हिस्सा मान लो ये वाला अलग हो जाता है और ये एक प्रकार की ऐसे करके एक ये ऐसे लेक बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे और अच्छे से समझ में आएगा। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, कभी कभार अलग हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कट ऑफ हो गया रिवर से, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। कट ऑफ लेक मतलब ये नदी के साथ साथ वैसे चलना था लेकिन अलग हो गया, नदी ने से अलग निकाल के फेंक दिया दिव्यज्योत बाहर, और जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है ऑक्सबो लेक। एक लेक है जो कि साइड में पड़ी हुई है, ठीक है। एट टाइम्स कभी कभार रिवर ना बहुत तेजी से कहीं से आ रही होती है दिव्यज्योत आशिमा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो बहुत ऊपर तक उठ जाती है। इट ओवरफ्लोज इट्स बैंक। इसकी वजह से होता क्या है, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। आसपास के नेबरिंग एरियाज में फ्लडिंग होने लग जाती है। जैसे ही फ्लडिंग करती है रिवर, वो फाइन सॉइल डिपॉजिट करती चलती है इधर से उधर, और अपने साथ जो पहाड़ों से वो सेडिमेंट्स लेकर आई होती है वो भी डिपॉजिट करती है अलोंग इट्स रिवर बैंक, जिसकी वजह से हमें प्लेन रीजन्स में फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स देखने को मिलते हैं। और होता क्या है आप समझ पा रहे होगे,
जैसा कि दिवजोत ये जो मिट्टी नहीं लेकर आई, जैसे ए पॉइंट में, जैसे आपको ये मिट्टी दिख रही है यहाँ पर, ये सेडिमेंट्स अपने इकट्ठे जो हुए, ये कभी कभार रिवर बहुत ज़्यादा लेकर आती है। तो जैसे यहाँ पर मान लो इसने डिपॉजिट करे ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर डिपॉजिट करा, यहाँ डिपॉजिट करा, यहाँ डिपॉजिट करा, इधर करा, तो कभी कभार इनकी ना हाइट रेज हो जाती है। और जब ये मिट्टी से, जैसे मतलब मान लो यहाँ रेज हुआ, ये डिपॉजिट होता चल रहा था, होता चल रहा था, होता चल रहा था, ऐसे इधर भी, काफ़ी लंबी हाइट हो गई इसकी। इसको बोलते हैं लेवीज। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो लेवी, ये ये सब नदी ने डिपॉजिट करा है। अपने ब्राउन ब्राउन वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो मिट्टी सेडिमेंट्स वगैरह से, ये यहाँ से डिपॉजिट करते करते नदी ने यहाँ तक पहुँचाया। इसको बोलते हैं लेवीज। यहाँ पर देखो, द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड एज लेवीज। एज रिवर अप्रोचेज द सी, जैसी रिवर समुद्र में मिलती है, जो वाटर की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, और रिवर बिगेन्स टू ब्रेकअप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। रिवर बढ़ने लग जाती है। रिवर इतनी स्लो बन जाती है डैट इट बिगेन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। जो भी अपने साथ लेकर आई होती है वो डिपॉजिट कर जाती है। जैसे ये मेन रिवर चली आ रही है यहाँ से, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई ऐसे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटरीज, और फाइनली ये अपना सारा सेडिमेंट रिवर के माउथ पे डिस्ट्रीब्यूट मतलब कर देती है, कलेक्ट। देखो रिवर के माउथ पे, और ये जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का रिवर माउथ पे, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये बन जाता है रिवर डेल्टा। मुझे बताओ, मैंने जो कंसेप्ट करवाया कुछ दिक्कत? इसको रिवाइज करना अच्छे से, सब कुछ समझ में आएगा।